क्वेश्चन लिखिए। A beam of protons with a velocity of 4 into 10 to the power 5 meter per second, with a velocity of 4 into 10 to the power 5 meter per second, enters a uniform magnetic field of 0.3 टेस्ला। वेलोसिटी था 4 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बी फील्ड। The velocity makes an angle of 60 degree with the magnetic field. Find the radius of helical path taken by the proton beam and the pitch of the helix. ये अगर बी फील्ड है, ये भी है, ये प्रोटॉन है प्लस ई, और इसका मास है मास ऑफ द प्रोटॉन। ये एंगल दिया हुआ है थीटा। एग्जैक्ट वैल्यू बताइए सेंटीमीटर में। रेडियस बताना है आपको सेंटीमीटर में। वन 115। आर इक्वल टू क्या होगा? एम भी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। भी परपेंडिकुलर भी साइन थीटा होगा, एम भी साइन थीटा बाय क्यू बी। इसी का कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन नहीं होगा तो दिक्कत है। कितना आया किसी का बोलिए? 1.14। नियति कितना है? करो।
mass of proton 1.67, 27, velocity 10 to the power 5, sin 60 root 3 by Q 1.6 into 10 to the power minus 19 और B है 0.3 टेस्ला। साइन 60 है, रूट 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 2, तो ये हो गया 1। इसको अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, 7 दूनी 14, 1 6 दूनी 12, 13, 1 इतना हो गया, इंटू रूट 3 इंटू 10 to the power 22 बाय 48। तो ये कितना हो जाएगा? 0.48 इंटू 10 to the power, ये डेसिमल और ये डेसिमल को उड़ा दिए। तो ये कितना हो गया? 3, हाँ सर, 1.2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। इसका आंसर आ रहा है 1.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। An electron moves with a constant speed। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। An electron moves with a constant speed का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं? पीच होता है v पैरेलल इंटू टी। यहाँ v ये हो जाएगा v cos थीटा और t आप जानते हो 2πm/qb। समझ में आई? यहां से आप पीच निकाल लेंगे। हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा। An electron moves with a constant speed v along a circle of radius r। An electrons move with a constant speed v along a circle of radius small r। ए में लिखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट थ्रू द पॉइंट ऑन इट्स पाथ। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स पाथ। बी में लिखिएगा, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन। Find the magnetic moment of the circulating electron। सी में लिखिएगा, find the ratio of magnetic moment। Find the ratio of the magnetic moment to the angular moment of the electron। ये R है, एक इलेक्ट्रॉन है,
ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो करंट कैसे? करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, हाँ, ये ओमेगा से है, मान लीजिए ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा V/R, हाँ, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो करंट, तो पहला में निकालना है आपको करंट। किसी क्रॉस सेक्शन को, इलेक्ट्रॉन को एक बार क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? कैपिटल T, हर एक कैपिटल T के बाद ना उसको क्रॉस करेगा, तो I इक्वल टू क्या होगा? चार्ज, चार्ज है E बाय टोटल टाइम T, Q/T। ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड 2πr/v, तो ये हो जाएगा EV/2πr। स्पीड दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो करंट निकल जाएगा। चलिए अब सेकंड और थर्ड निकालिए। सेकंड में है मैग्नेटिक मोमेंट। पीछे ढूंढ रहे हो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद नहीं है? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू ए, म्यू इक्वल टू होता है I इंटू ए, ये हो गया I πr², तो ये हो गया EV/r² बाय 2πr, r कैंसिल, पाई कैंसिल, तो ये हो गया हाफ EV/r। यहाँ पे बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? राइट हैंडेड स्क्रू को रखेंगे और करंट के सेंस में रोटेट करेंगे इनवर्ड। अरे प्लेन पे परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो इस, और सी में है क्या? μ/L का रेशियो। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, ये m है इसका, ये r है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? r×p। r का डायरेक्शन ये है, पोजीशन वेक्टर का ये डायरेक्शन है, तो r का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये हुआ, तो ये हो जाएगा mvr sin 90 डिग्री। r और v के बीच का एंगल कितना है? तो ये 90 हो गया, तो ये हो गया mvr। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। या I ओमेगा होता है। एंगुलर मोमेंटम जो है I ओमेगा, तो इस पार्टिकल का I क्या हो जाएगा? mr², और ओमेगा हो गया V/r। r कैंसिल हो गया, कितना हो गया? mvr। ये है I, ये है ओमेगा, तो म्यू ये हो गया हाफ EV/r, और ये हो गया mvr, ये हो गया E/2m। ये कांस्टेंट होता है। ध्यान दीजिए, अगर एंगुलर मोमेंटम आपको मालूम है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं।
एंगुलर मोमेंटम होता है कितना, एल कितना होता है, आई ओमेगा या एम वी आर, एक पार्टिकल का किसी एक्सिस के अबाउट। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। ई बाय एम का रेशियो कितना होता है, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। इसका वैल्यू किसी को याद है? एनीवन 1 पॉइंट बोलो, 10 टू द पावर ना, एलेवन है ना, राइट। ये होता है 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, ये होता है। अब लिखेंगे लॉरेंज फोर्स। और कुछ था निकालना क्या? हो गया ना? ये लॉरेंज फोर्स क्या होता है? टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस्ड बोथ द फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड, लिखेगा द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल, the total force experienced by a charged particle in a space where both electric and magnetic field are present, where both electric and magnetic field are present, is called Lorentz force. Mathematically it is given by, एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज मोशन में होगा। चार्ज अगर मोशन में नहीं रहेगा तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा। क्या कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू भी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए चार्ज को मोशन में होना ज़रूरी है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दोनों केस में लगेगा, चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो। तो ये हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। इसी को कहते हैं लॉरेंज फोर्स। आप लोगों के स्कूल में एग्जाम कब खत्म हो रहा है? और इसके बाद नहीं ना है? 18 को है हाफ ईयरली। अच्छा, तो इसी बीच में मतलब आज का तारीख हो गया 2 तारीख।
मतलब 10 के अंदर आप लोगों का टेस्ट होगा सब्जेक्टिव। समझ में आई बात? जिसमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट इंस्ट्रूमेंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये पूछा जाएगा। इसको 70 मार्क्स का पूछता है ना, 70 मार्क्स का। लिख लिया आप लोग? अब लिखेंगे, नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखें, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, motion of a charged particle in a crossed field, in a crossed field। क्रॉस फील्ड का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे क्या होगा? परपेंडिकुलर हो। इसी को कहते हैं क्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? हाई पोटेंशियल टू स्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ कितना लगेगा? QE, ये लगेगा QE। मैग्नेटिक फोर्स V का डायरेक्शन ये है, V का ये डायरेक्शन है, B का ये डायरेक्शन है। तो इस प्लेन में रखेंगे और V से B रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगा, ये होगा QVB। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा QE। दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगा? तो ये इसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना, मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब चार्ज पार्टिकल मूव विदाउट डिविएशन। चार्ज पार्टिकल मूव विदाउट डिफ्लेक्शन।
with constant speed, with constant velocity. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखो, ये यहाँ दे देंगे और यहाँ पे इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्यू भी क्रॉस भी कर देंगे। यहाँ पे अगर हम देखिए, इसको हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो माइनस जे कैप होगा और बी फील्ड का जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस होगा। तो ये हो गया बी माइनस के कैप। बी फील्ड निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई के अपोजिट है, यानी माइनस जे कैप है। और भी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये हो गया भी क्रॉस आई। भी क्रॉस भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसका डायरेक्शन भी क्रॉस भी का किधर होगा। लिखेंगे हेयर वेक्टर ई एंड वेक्टर बी, हेयर वेक्टर ई एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर उसके बाद लिखेंगे चार्ज पार्टिकल पासेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, चार्ज पार्टिकल passes without any deflection when charge particle experience no net force, when charge particle experience no net force। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ, वेक्टर सम जो होगा दोनों फोर्स का वेक्टर सम मतलब 0 होगा। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या, वेक्टर सम जो है जितना भी फोर्स लग रहा है सबका वेक्टर सम 0 हो जाए। तो वेक्टर सम 0 कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट रहे। तो इसको हम लिखते हैं ये क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया, ई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस भी क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म है, ये आगे भी बहुत जगह काम आएगा। मतलब भी और बी का डायरेक्शन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। भी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा बताइए, भी क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड है, उसमें माइनस लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड लें तो क्या हो जाएगा, भी बी साइन 90, भी और बी के बीच का एंगल 90 है, साइन 90 हो जाएगा। तो ई इक्वल टू यहीं पे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी यही रिलेशन आता है, ई इक्वल टू भी की जगह सी हो जाता है, वहाँ स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है, ई इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी आपको निकालना है जब चार्ज पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन पास करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कर देंगे,
तो किस स्पीड से पार्टिकल पास कर रहा है वो निकल जाएगा। लेकिन किस केस में, जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ई और बी का। पीक वैल्यू भी के टर्म्स में लिखोगे तो ये भी होता है, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट सी। ई नॉट बी नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए। A positively charged particle projected towards east is deflected towards north. Projected towards east is deflected towards north. Is deflected towards north by magnetic field. The field may be A में लिखिएगा towards west, B में लिखिए towards south, C में लिखिएगा upward, D में लिखिएगा डाउनवर्ड। ईस्ट की तरफ ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। प्रोजेक्ट किए ईस्ट की तरफ। और डिफ्लेक्शन मतलब फोर्स किधर लग रहा है? डिफ्लेक्शन किधर होगा? जिधर फोर्स लगेगा। किधर लग रहा है? अपवर्ड। तो अब बी का डायरेक्शन देखना है, तो भी का डायरेक्शन ये है और बी का ये डायरेक्शन अगर हम माने तो भी क्रॉस बी किधर होगा? भी ये है और बी हम अंदर लेते हैं, तो भी क्रॉस बी किधर होगा? ऊपर होगा। तो फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब बी का डायरेक्शन किधर हुआ? क्या हुआ? बी का डायरेक्शन किधर हुआ? अपवर्ड हुआ। क्रॉस का मतलब होता है अपवर्ड। अभी भी अपवर्ड ही चल रहा है दिमाग में। क्या पड़ती है पता नहीं। समझ में आई? फोर्स भी का ये डायरेक्शन है, एफ का डायरेक्शन ये है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू भी क्रॉस बी। तो जो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वही एफ का डायरेक्शन होगा। तो भी का डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन हम ये मानते हैं, तो भी क्रॉस बी करेंगे तो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। अभी भी देखिए भी का डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन अंदर है, तो फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है। ये थ्योरी इस चीज़ का गवाह है, 100% को कॉन्साइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Which of the following particle will describe which of the following particle will describe the smallest circle when projected with the same velocity perpendicular to a magnetic field? When projected with the same velocity perpendicular to a magnetic field. ए में लिखिए
ऑप्शन लिखिए, ए में इलेक्ट्रॉन, बी में लिखिए प्रोटॉन, सी में लिखिए हीलियम प्लस और डी में लिखिए लिथियम प्लस प्लस। लिथियम प्लस प्लस नहीं, लिथियम सिर्फ प्लस लिखिए, लिथियम प्लस ओनली। आर इक्वल टू क्या होता है, एम वी बाय क्यू बी। बी सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम बाय क्यू। एम बाय क्यू जिसका कम होगा उसका रेडियस कम होगा। हीलियम प्लस, हीलियम प्लस का लिथियम, मास सबसे कम किसका होगा, तो इलेक्ट्रॉन का होगा। लिथियम प्लस, हीलियम प्लस, वेरी गुड, सब प्लस प्लस, माइनस कोई नहीं। अब लिखिएगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग ए स्ट्रेट कंडक्टर, force on a current carrying a straight conductor force on a current carrying a straight conductor placed in a uniform magnetic field. क्या हो रहा है, ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। फिर शुरू हो, चले जाओ वहां बैठ जाओ, चले जाओ। हमारे बच्चे पढ़ते ज़्यादा हैं, सोचते कम हैं, इसीलिए लिथियम प्लस हो जाता है। हाँ, जो नहीं सोचते हैं
वो ब्रिक्स सम्मेलन चालू कर देते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ये है G, ये है H। ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है GH वेक्टर ले रहे हैं और इसका मैग्नीट्यूड L है और वेक्टर लेंथ L है। वेक्टर L किस डायरेक्शन में लेते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन में हम लोग वेक्टर L लेते हैं, और मतलब वेक्टर L का ये डायरेक्शन है और वेक्टर L और B के बीच का डायरेक्शन कितना है? थीटा। तो अगर ये कंडक्टर है, मान लीजिए इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बड़ा करके, ये G है, ये H है। करंट किधर है? करंट का डायरेक्शन है G से H के तरफ। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा होगा? हाँ, करंट जो है, इलेक्ट्रॉन जो होगा करंट के अपोजिट फ्लो करेगा और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और वेक्टर L का डायरेक्शन है G to H। तो यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? करंट के अपोजिट डायरेक्शन। और GH है, GH वेक्टर है, वेक्टर L। मतलब L वेक्टर L के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। उसको हमने V लिखा है, लेकिन वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। लिखिए आप, लेट द लेंथ ऑफ a straight conductor is, let the length of the straight conductor is vector L, and its direction is same as the direction of electric current, and its direction is same as that of electric current I. लिखेंगे, since each electron are moving with drift velocity V, from H to G, let लिखेंगे L, उसके बाद L लिखिए,
मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ वेक्टर एल, ये एल है, एल क्या होगा, वेक्टर एल का ये मैग्नीट्यूड है। लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ वेक्टर एल, magnitude of length of the conductor of length vector L. ये लिखिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद भी लिखिए वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। स्मॉल एन लिखिए, लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कैपिटल एन लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, total number of electrons in the conductor। तो n इक्वल टू क्या हो गया होगा, सो बताइए। स्मॉल n हुआ, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका वॉल्यूम कितना है, AL। तो कैपिटल एल और कैपिटल एन और स्मॉल एन में ये रिलेशन होगा। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लिखेंगे आप सिंस, अब ये बताइए, आपको पता है जब भी चार्ज पार्टिकल, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब भी चार्ज पार्टिकल बी फील्ड में मोशन में रहेगा तो इट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है तो ईच इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, गिवन बाय क्यू भी क्रॉस बी। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लेंगे, उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। तो लिखेंगे सिंस each electron are moving with drift velocity v, since each electrons are moving with drift velocity vector v, and hence each electron experience a magnetic force Fm, a small f ले रहे हैं, is given by, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई भी क्रॉस बी। तो उसके बाद लिखेंगे ई भी क्रॉस बी, ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर या फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब देखिए वेक्टर एल और वेक्टर भी अपोजिट डायरेक्शन में है
तो यूनिट वेक्टर इस दोनों का जो होगा, यूनिट वेक्टर का तो मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। कहने का मतलब पहले देख लो उसके बाद लिखना। एल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या लिखोगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं और भी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो ये लगेगा। अभी मत लिखिए, अब लिखिएगा, सिंस वेक्टर एल एंड वेक्टर भी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, therefore the relation between unit vectors of L and vector B, vector L and vector B is given by, तो यहां से हम लोग इज गिवन बाय दिस, इसको हम लिख रहे हैं v इक्वल टू माइनस v बाय एल इंटू वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर 2। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है, इसीलिए माइनस आया है। यह बता रहा है v और l अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस क्या बता रहा है, v और l अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां से v का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू v फ्रॉम इक्वेशन 2, ये डेरिवेशन 12th में आ सकता है, आते रहता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर v फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा देखो, माइनस एन ए एल ई, भी के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे माइनस भी, स्केलर को बाहर में रख लेते हैं, माइनस भी बाय एल को बाहर ले लिया और ये हो गया एल क्रॉस बी। समझ में आई, स्केलर क्वांटिटी माइनस भी बाय एल को बाहर रखा और एल को अंदर रखा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए ठीक से समझिएगा। तो यहां से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ई ए भी और ये हो गया एल क्रॉस बी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले रिलेशन यही आपने प्रूफ किया है, ये करंट है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का यही रिलेशन होता है। I इक्वल टू होता है एन ई ए भी डी, तो हमने भी डी की जगह भी लिया है, तो ये क्या हो गया I, तो ये हो गया I एल क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। इसको ए कहते हैं, ये प्रूफ हो गया आपका, हैंस प्रूफ्ड। एफ एम इक्वल टू आई क्रॉस एल बी। वेक्टर, ये जो है एल, ये वेक्टर लेंथ है, अब अगर एक चीज समझिए, अगर G और H को हम ज्वाइंट करते हैं, G और H को ज्वाइंट कर दें, मतलब क्लोज लूप बन जाएगा। तो किसी भी तरह का क्लोज लूप होगा तो वेक्टर L क्या होगा, 0 हो जाएगा। वेक्टर L क्या हो जाएगा, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी क्लोज लूप हो एनी शेप का और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो
तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? जो L क्रॉस B का होगा। L का डायरेक्शन ये है और B का ये डायरेक्शन है। L का डायरेक्शन ये है तो L ये है L का डायरेक्शन, तो L क्रॉस B करोगे, इस प्लेन में राइट हैंडेड स्क्रू रखेंगे और L से B की तरफ रोटेट कराएंगे तो किधर होगा? बाहर की तरफ, मतलब L पर भी परपेंडिकुलर होगा। और तो हर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो है वो, अगर ये XY है, ये XY प्लेन है, तो फोर्स लगेगा किधर? Z एक्सिस के अलोंग। ये फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। ये फोर्स लग रहा है Z एक्सिस के अलोंग, और इसका जो रिजल्टेंट होगा उसको मैं दिखा रहा हूं। इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा F, और ये होगा ILB साइन थीटा K कैप। अगर हम इसको X मान रहे हैं और इसको Y मान रहे हैं, मतलब कंडक्टर किस प्लेन में है? XY प्लेन में है, तो फोर्स किधर लगेगा? Z एक्सिस पे, मतलब जिस प्लेन में L और B है उस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। मैग्नीट्यूड ये हुआ और डायरेक्शन ये हुआ। नोट कर लिए? अब लिखेंगे आप, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो फोर्स कैसे लगेगा? इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, L और B जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ vector L cross B, which is perpendicular to both the vector, that is vector L and vector B. कहने का मतलब ये हुआ, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो F डॉट L भी 0 होगा और F डॉट B भी 0 होगा। यहां से आप ये भी लिख सकते हो एक्सेलरेशन डॉट B भी 0 होगा, नहीं होगा? जैसे इसका अगर डायग्राम हम बनाना चाहें, ये है, देखिए ये रॉड है, ये बी फील्ड है, मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो L का डायरेक्शन ये होगा, ये ना, तो फोर्स किधर लगेगा? B है अंदर, तो किधर लगेगा? हाँ, B, L का ये डायरेक्शन है, B ये है, L क्रॉस B करेंगे तो अपवर्ड्स लगेगा।
तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ये अपवर्ड्स लगेगा। अब आप सोचो बी पर भी परपेंडिकुलर है, बी इस प्लेन पे परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड है, ये एक्स एक्सिस है, समझे, ये वाई एक्सिस है, और बी जो है अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे एल और बी के बीच का एंगल, एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, आई एल बी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये हो जाएगा जे कैप। ये मैक्सिमम हुआ। अगर थीटा अगर 90 होगा, क्या गिरा, तो जैकेट गिरा, तो जैकेट में फोन को मैं फोन को किसी तरह गिरना है, मतलब ये हो, आप कहीं रखिए फोन लेकिन गिरेगा ही। नोट में आइए, किसी बच्चे ने इसी तरह से जैकेट में अपना मोबाइल रखा हुआ था, वो हर हमेशा साइलेंट करके रखता था, संजोग से उस दिन साइलेंट करना भूल गया। तो कहा, उसके पेरेंट्स से बोले जो फ़ोन तुम रखे हो, कहा नहीं हम तो फ़ोन नहीं रखे हैं। उसी समय उसका किसी का फ़ोन आ गया, वो फ़ोन ट्रिंग ट्रिंग करने लगा। बच्चा क्या सफाई दिया मत पूछ। हाँ, नोट पे लिखिए, मैग्नीट्यूड होता है फर्स्ट, आई फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है आई एल बी साइन थीटा। तो एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा, तो ये होगा आई एल बी व्हेन साइन थीटा इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वही डायग्राम अगेन आ जाएगा। तो L का डायरेक्शन ये हो गया, L का डायरेक्शन वही होता है जो I का होता है। L और B अंदर है, तो L क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, और ये होगा ILB। L पर भी परपेंडिकुलर होगा और B पर भी परपेंडिकुलर होगा। ओहो, ये तो आज तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। सही में ये तो पार्टी वाला खुशी है ना, चश्मा लगा। हाँ, हाँ, अच्छा, ठीक है ना, खुशी में टेस्ट पोस्टपोन्ड होता है। ये पोस्टपोन्ड को खुशी को पोस्टपोन्ड से लेना देना क्या है। खुशी से क्रिकेट का मैच मान लो फाइनल होने वाला है, पोस्टपोन्ड कर दो। मतलब अगर कोई 9th में है तो खुशी में 9th में ही रह जाओ।
10 पे जाओ ही नहीं। तुमको कुछ रिलीफ मिल रहा है कि नहीं पहले से? नहीं, सही है। Magnetic force will be zero when F m होता है I/L/B sin थीटा और L क्रॉस B होता है, हाँ यहां से देखो, when A में अदर कंडक्टर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा हो, नो करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर, सेकेंड बी फील्ड ही जीरो हो, तीसरा थीटा आइदर जीरो हो और 180 डिग्री हो। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? बोलो, किसके किसके बीच का एंगल है? शर्मा रही हो का ऐसे ऐसे? डर गई? इसमें डरने की क्या बात? मैं तो गुस्सा से नहीं पूछ रहा हूँ। बोलो, अब इससे ये बताइए तब पूछो। हाँ तुम बताओ। हाँ ये पढ़ रहा है इसलिए कह रहा था जो एग्जाम को पोस्टपोन कर दीजिए, यही कह रहा था। अभी हमने प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है? फोर्स का रिजल्ट बोलो तो। F इक्वल टू क्या प्रूफ किया है? यही प्रूफ किया है, वेक्टर फॉर्म में प्रूफ किया है। क्या प्रूफ किया है? I L क्रॉस B। तो यहां जो एंगल आता है वो L और B के बीच का एंगल आता है। ये थीटा जो है L और B के बीच का एंगल है। A क्रॉस B क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B का वेक्टर का फॉर्मूला बोलो। अब ये इससे ये क्या करते हो आप? फिर A क्रॉस B स्केलर है कि वेक्टर? तो ए बी साइन थीटा स्केलर है कि वेक्टर है? तो वेक्टर इक्वल टू स्केलर हो जाएगा। डायरेक्शन होगा ना ये, बोलो क्या होता है डायरेक्शन? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइदर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एल ये है, करंट के डायरेक्शन में एल होता है, और बी का ये डायरेक्शन। तो एल और बी के बीच का एंगल कितना हुआ?
जीरो हुआ, तो ये हुआ थीटा जीरो। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। या ये कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो एल का डायरेक्शन होगा इधर जी से एच, ये था जी से एच, और बी जो है ऐसे है, थीटा इक्वल टू 180। इस दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मतलब बी फील्ड के अलोंग अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा तो आइदर थीटा जीरो होगा या 180 होगा। उस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और फोर्थ में देखो, अगर वेक्टर एल जीरो हो जाए, वेक्टर एल जीरो का मतलब क्या, कोई भी किसी भी तरह का क्लोज लूप होगा। एक मिनट आ नमस्ते। फोर्थ में देखिए वेक्टर एल इक्वल टू जीरो, जैसे एग्जाम्पल ये करंट है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे वेक्टर एल क्या है, जीरो है। दूसरा देखो, किसी भी तरह का क्लोज लूप हो, मान लो ये ट्रायंगल, मान लो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, इंडिविजुअल साइड पे फोर्स लगेगा, ये भी पे लगेगा, बी और ये पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, इस पे फोर्स नहीं लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, लेकिन इस दोनों का फोर्स नेट फोर्स जीरो होगा, काहे कि वेक्टर एल क्या है, जीरो। क्या बोलिए, नहीं नहीं हम कहाँ उसको मिटाया, नहीं नहीं, यहाँ पे जो फोर्स, यहाँ ये तो क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए आप वेक्टर लेंथ लोगे। वेक्टर लेंथ कैसे निकालेंगे, ये एंड ये जो होगा जी एच, ये होगा वेक्टर एल, दोनों एंड्स को मिलाएंगे, ये होगा वेक्टर एल। यहाँ पे वेक्टर लेंथ जो होगा क्या होगा, पी आर होगा, इसको कहेंगे वेक्टर एल। हाँ, ये इसको हम नहीं अब सोचेंगे, अब हम इस लेंथ को इसके जगह पे रिप्लेस करके ये वायर लगा देंगे,
और इसमें भी करंट कहाँ किधर से किधर जाएगा, पी से आर के तरफ जा रहा है करंट। क्या सोचेंगे, इसमें करंट किधर से किधर जा रहा है, पी से आर के तरफ। तो फोर्स जो होगा आई एल, एल हो गया पी आर क्रॉस बी। यहीं पे आज स्टॉप करेंगे, उसके बाद जो है इस पे कुछ प्रॉब्लम होगा और टॉर्क का एक्सप्रेशन जाएंगे।